अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की सबसे पहले आगाज़ में बात करेंगे। नेगेटिविटी देखी जा रही है, इमेंस सेलिंग प्रेशर देखा गया। आज के दिन हमने इन्वेस्टर्स को काफ़ी हद तक अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हुए देखा और फाइनली अब हम जब इंट्राडे लो की बात करते हैं तो 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया और साथ साथ अगर क्लोजर की बात की जाए तो 600 एंड देयर अबाउट जो है वो क्लोजर देखा गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट का सपोर्ट लेवल जो है वो इंटैक्ट दिखाई देता है 42,800 का, जिसमें जो इन्वेस्टर्स का क्लोजर पॉइंट अगर हम देखें, थोड़ा सा आज के दिन क्लोजिंग देखें तो वो उससे अबव जो है वो सपोर्ट लेवल दिखाई दी है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छी चेंज देखी जा रही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि कल से मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, थोड़ी सी अगर न्यूज़ क्लैरिटी आ जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इकोनॉमिक सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो फ्रेजाइल दिखाई देती है। सेंसिटिव टाइम जो है वो विटनेस किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जा रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो कि अब जाके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, तो आने वाले दिनों में इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी हम होप करते हैं कि वो भी बेहतरी की तरफ आए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,504.36 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 43,649.59, लोअर वॉज 42,394.32। हम देख सकते हैं 1000 अबव पॉइंट्स का इंट्राडे लो पंच किया था एंड फाइनली क्लोजर 42,863.15 का, यानी कि 641.21 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया है। आज थर्ड मार्केट का डे है और हम ये भी देख रहे हैं कि नेगेटिविटी आज भी देखी जा रही है। मंडे को भी ब्लड बाथ था। नेक्स्ट प्लीज। टर्नओवर में करंटली 338.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। 104.84 का इजाफा देखा गया। 9.53 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। आज वही स्क्रिप्ट जो डेली बेसिस पे एक्सचेंजिंग हैंड्स कह सकते हैं हम, या फिर 30 ईयर पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, आज भी नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.1 के डिक्लाइन के साथ। 1.49 पे क्लोजर। 31.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सैनर्जी सेकंड स्क्वाड पे 0.43 का डिक्लाइन। 5.26 पे क्लोजर। 24.78 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली पेल 1.76 का डिक्लाइन देखा गया। 15.73 पे क्लोजर रहा। 16.77 का कारोबार रहा। थर्ड ईयर स्क्रिप्ट पार्टिसिपेशन, अगेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज भी हमने वॉल्यूम्स में देखा है। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से। चाइना के अंदर लॉकडाउन ईज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, तो यहाँ से जो ऑयल की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ यूएस में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस हैं वो एक फियर की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ओवरऑल डॉलर की वजह से पूरी ही दुनिया के ऊपर आएगा, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल प्राइसेस के क्या क्या रुझानात दिखाई दे रहे हैं, किस किस एंगल से जो है वो हम ऑयल प्राइस कम होने की उम्मीद कर सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ IMF चाहता है हमें इंक्रीज़ करना है टैरिफ, जो कि हमारे पास इश्यूज़ हैं। टैरिफ के साथ साथ जो ऑयल सब्सिडीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और फिस्कल डेफिसिट हमें जो है वो कंट्रोल करना है, यानी कि जो हमारा सालाना खसारा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक प्लानर्स के हवाले से बात करेंगे। क्या जो हम प्लानिंग करते हैं उसके मुताबिक चीज़ें हो पाती हैं या फिर अभी हमें कुछ ऐसी प्लानिंग रिक्वायर्ड है जो कि हमारा सिनेरियो चेंज कर दे, आज वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम। हमारे साथ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सलमान नकवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सलमान साहब आपसे, क्योंकि मार्केट के नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग देखे जा रहे हैं। मंडे को मार्केट का आगाज़ हुआ एक ब्लड बाथ के साथ। ट्यूसडे को थोड़ा सा हम कह सकते हैं ब्रीथ, लेकिन ये कोई रिकवरी नहीं थी। और थर्ड डे आज भी मार्केट के सेंटिमेंट्स फर्दर डिक्लाइन। व्हाट्स योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट की सूरत हाल अभी एक या दो रोज़ की नहीं है, गुज़िश्ता कई सेशन से और बल्कि काफ़ी हफ्तों से मार्केट जो है वो डिप्रेस्ड चलती आई है, सिवाय इसके जब एक नई हुकूमत आई थी, एक नया एंथुसियाज़म क्रिएट हुआ था और इस उम्मीद के साथ कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लेगी और मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान इस हुकूमत के जाने के बाद नज़र आया था। डॉलर भी तकरीबन 4-5% घट गया था जी। अनफॉर्चुनेटली फिर बड़ी लॉन्ग छुट्टियाँ आई, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आई
और उसके बाद अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमेशा किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए हमेशा ज़हर कातिल होती है। राइट नाउ जो मंदी है वो एक अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल फ्रंट पे और इकोनॉमिक फ्रंट पे। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो अनसर्टेनिटी है उसका सारा ताल्लुक बनता है आईएमएफ की ट्रांचे से, ज़्यादा से बड़ा हिस्सा मैं कह सकता हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जिसके बारे में र्यूमर्स कह लेते हैं या लोगों की अपनी एनालिसिस होती है, क्योंकि अब हर मीडिया एंकर, हर आदमी एक एनालिसिस बन चुका है और जो हुकूमत के मुखालिफ होगा वो कहता है कुछ भी नहीं हो रहा, ना आईएमएफ की डील हो रही है, ना सऊदीया का पैकेज मिलेगा, ना यूएई पैकेज देगा, ना कतर से कुछ होगा, आईएमएफ भी नहीं देगा पैसे वापस। वो ये बातें करते हैं और जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के हिमायती लोग होते हैं वो उसके फेवर की बात करते हैं कि सब हो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ कंफर्म ताहाल नहीं है। आईएमएफ की डिमांड है कि सब्सिडीज़ जो हैं फ्यूल पर और जो बिजली पर पिछली हुकूमत देकर गई थी उसको ख़त्म किया जाए। राइट। जबकि जबकि पिछली हुकूमत ने जब ये सब्सिडीज़ दी थी उनका ये क्लेम था कि ये टारगेटेड हैं, दे आर कैलकुलेटेड और सपोर्टेड, और ये बैक्ड बाय कुछ उनकी ऐसी कैलकुलेशंस थी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कोई असर नहीं होना था, ये उनके अकॉर्डिंग टू देम। बट करंट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ है तो बताई जाए, क्योंकि आईएमएफ का बरह रास्त मुतालबा है सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए। सब्सिडीज़ से ख़त्म होने की सूरत में बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर चली जाएंगी और इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी ओपन मार्केट में 14-15% को टच कर रहा है और ऑफिशियली 13% तक है, ये इसमें मज़ीद इजाफा होगा और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हो सकता है पॉलिसी रेट जो 23 मई को गालिबन मीटिंग है इसमें भी पॉलिसी रेट बढ़ सकता है और ये एंटी ग्रोथ एलिमेंट होता है। तो ये वो सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं जो इस वक्त इन्वेस्टर्स के माइंड में है। अगर इन तमाम चीज़ों को, अगर ये मार्केट चूँकि इस वक्त एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, मैं आगे कुछ एक्सप्लेन और करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट सलमान साहब, आपकी क्या राय भी है, क्योंकि सब आपने कहा कि सभी अपना एनालिसिस देते हैं, आजकल हर कोई एक्सपर्ट या एनालिस्ट बन गया है, तो व्हाट्स योर टेक? ओके, मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत, और जैसे मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था एक सियासी लीडर की, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आईएमएफ की डील भी होगी और उसके साथ साथ जो है सऊदीया से पैकेज भी मिलेगा, रोल ओवर भी होगा, यूएई से भी मिलेगा और चाइना से भी हमें जो फैसिलिटेट उन्होंने करना है, जो लोन हमें रिटर्न करना है वो होगा, और कतर से भी हमें गैस मिलेगी। अगर ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ से मार्केट जिस तरह ये घट रही है शायद इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाएगी। राइट, तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जा सकती है, इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर होने की इंडिकेशन चाहिए। शम्स साहब, आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन जो कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, प्राइवेट मीडिया अपने ही कोई कहते हैं ना कि फायर फाइटिंग कर रहा है, कोई आग लगा रहा है, तो ये क्या चल क्या रहा है एक्चुअली? देखिए जी, हमारे यहाँ फायर फाइटिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कहीं भी हो, प्लानिंग साइट पे भी हो या मीडिया में हो। हमें जो अपनी इकोनॉमी को जो फ्रेजाइल स्टेट में हुई हुई है उसको ठीक करना है, और उसको इन ऑर्डर करने के लिए आपको जो आईएमएफ कंडीशंस जो हैं वो पूरी करनी पड़ी। स्पेशली जो उन्होंने कहा है कि सब्सिडीज़ ख़त्म करो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सब्सिडीज़ जितनी भी दी गई हैं वो अनटारगेटेड है। अगर आप बिजली सस्ती दे रहे हो तो वो आपका 2000 गज का घर में रहने वाला या एकड़ हाउस में रहने वाला भी सस्ती बिजली ले रहा है, 4 मीटर लगा लिए उसने, और दूसरा 120 वाला भी बोले, तो उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। पेट्रोल में भी यही है कि पेट्रोल के ऊपर जो आप सस्ता दे रहे हो ये एक लग्जरी है टू एलीट क्लास। आज 7-7.5 करोड़ की गाड़ी चलाने वाला जो पेट्रोल गाड़ी महंगी ले सकता है तो वो पेट्रोल भी महंगा ले सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से पिछली गवर्नमेंट ने भी इसको कम करके गए हैं और आगे अभी जो है, क्योंकि एक ऐसा स्टांस है जो थोड़ी गवर्नमेंट रिलेक्टेड है, लेकिन आई थिंक इनको करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे आउट कि आप जो है इसकी प्राइसेस को ख़त्म करें बगैर, सब्सिडी को ख़त्म करें बगैर, अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल करें बगैर, आईएमएफ से अपना कुछ फर्दर रिलीज करा सकें ट्रेंच को। और आईएमएफ से होगा मामला सही तभी जाके आपको सऊदीया से भी मिलेगा, आपको चाइना भी तभी देगा, तभी आपको यूएई देगा या कोई और ममालिक भी देंगे, क्योंकि आपको पहले तो अपना घर सही करना है। और साथ ही आप देखें जी, आपको अभी चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका जो इशू है वो आईपीपीस पेमेंट का। चाइनीज़ आईपीपीस पेमेंट को इस वक्त 300 बिलियन की हो गई है। हमने लास्ट जो है वो 50 बिलियन का उनको एक ट्रेंच दिया था जब प्रीवियस गवर्नमेंट ने विजिट किया था फरवरी में। उसके बाद की पेमेंट अभी रुकी हुई है, तो वो पेमेंट आप उनको करनी पड़ेगी, तभी वो रोल ओवर पे जाएंगे तो आपको एक्सटेंड करेंगे। तो जब तक आप अपने ये अयाशियों में, लग्जरीज में सब्सिडीज़ को ज़ाया नहीं करते तो उस वक्त तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। राइट, आप समझते हैं कि सब्सिडीज़ के लिए सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पे नहीं बल्कि अगर फूड की तरफ जाया जाए, जैसे कि जिस
टारगेट सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो टारगेटेड सब्सिडी पुअर पीपल के लिए, उन लोगों के लिए जो नीडी है। आप पेट्रोलियम मसनूआत पे देते हैं तो वो सभी उस दायरे के अंदर आ जाते हैं। देखिए, फूड पे भी जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी अनफॉर्चुनेटली अनटारगेटेड है। आप एक बहुत बड़ा कमोडिटी ऑपरेशन करते हो, 700 750 बिलियन रुपीस खर्च करते हो, जिसमें आप वीट परचेज करते हो, सम टाइम आप शुगर परचेज करके यूटिलिटी स्टोर के वो रखते हो। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बावजूद जो है जो इसका जो अल्टीमेट यूज़र है वो फ्लावर मिल्स वाले होते हैं। वो आटा आपको आज भी महंगा दे रहे हैं। गंदम सस्ती खरीद रहे हैं, 1950 में गंदम खरीदी और आटे की प्राइस अगर आप देखें तो आज 70 रुपये के करीब पहुंच चुकी है। तो ये हुकूमत को एक पॉलिसी, जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज को अंडू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट आप इस पर खर्च करते हो। इससे ना तो ग्रोअर को आज तक फायदा हुआ है, ना ही आपके कंज्यूमर को रिलीफ मिला, और दोनों ही हुकूमत के लिए बड़े अहम है। जबकि जो मिडिल जो मैंने जो होर्डिंग कर रहा है, जो इसका बेनिफिट उठा रहा है, उसको सारा फायदा जा रहा है। तो आपको इसको खत्म करके ओपन मार्केट में लेके आए, ऑटोमेटिकली जो है मार्केट सही हो जाएगी, ग्रोअर्स को अच्छी प्राइस मिलेगी। जो कीमत बढ़ती है, आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है 1800-1900 रुपए से जो बढ़ के मार्केट 2200-2300 इस वक्त चली गई है, उसका बेनिफिट ग्रोअर को मिलना चाहिए, ना कि उन होल्डर्स को जो होल्डर अपना पैसा लगाते हैं। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर डिस्टॉर्शंस बहुत हैं। साथ ही आप यूटिलिटी स्टोर को देखें तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो माजी की हुकूमत ने बड़ा उसको एक पैकेज दिया था, वो भी सारा जो है आपका जो है मिस यूज हुआ है। वहाँ पर एक तो बहुत बड़ा करप्शन आपकी यूटिलिटी स्टोर में होती है, फिर उसकी रनिंग कॉस्ट देखें, कितनी बड़ी रनिंग कॉस्ट आप पे कर रहे हो। उसके ऊपर आपका जो रिलीफ पहुंचना चाहिए थे मासिस को, वहाँ नहीं जा रहा, बल्कि वो मासिस जो लोग वहाँ पे लाइन लगा के सस्ता घी आज खरीद रहे हैं, तो वो साथ की ग्रोसरी शॉप पे बेच रहे हैं। तो आपको ये भी खत्म करना पड़ेगा। आप एक कार्ड के जरिए हर ग्रोसरी स्टोर से एक पैकेज रख देंगे, इतने % डिस्काउंट इसको कार्ड वाले को मिलेगा, और वुलनरेबल जो इनकी इनकम है वो वहां से फायदा उठाएं। तो आप उनको खुद ब खुद रिइंबर्समेंट कर देंगे। तो जिस तरह से आप पेट्रोल में भी तो आप कर रहे हो ना, पीडीसी का के जरिए, तो इस तरह से वो करोगे तो वो टारगेटेड हो जाएगी। राइट, टारगेटेड सब्सिडी सलमान साहब बड़ा एक मौमा बन गई है, और आजकल यही काफ़ी डिस्कशन होती जा रही है। जितना भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, लेकिन आपकी डिस्कशन यहीं पर आके पॉइंट आउट होती है कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए। हमारे पास इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के जो एक बढ़ावत है, हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कितना ज़्यादा एक अलार्मिंग देखा जा रहा है। और साथ साथ अभी अगर हम नज़र डालें आज के दिन, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी देखी जा रही है। तो क्या कहेंगे, ऑयल प्राइसेस कितना हेल्पफुल हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल एक तो कमोडिटी है, और हमारे मुल्क के बदकिस्मती से कंट्रोल में नहीं है, और पूरी दुनिया के ये इस वक्त एक प्रॉब्लम बन गया है। और इसका बुनियादी रीज़न आजकल जो ये बड़ा है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर है। क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और उसके साथ साथ फूड का भी है, वो भी दोनों तरफ से जो है ये प्रॉब्लम आई है। रशिया पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट अब यूरोपीय यूनियन ने भी लेने से मना कर दिया है, यूरोप भी मना कर रहा है, और ये प्रॉब्लम्स आई हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है, जिसकी वजह से ऑयल 100 से अबव चल रहा है। ये तो कुछ कोरोना के केसेस आ गए, चाइना में लॉकडाउन है, बीजिंग में, शंघाई में, और अमेरिका में दोबारा कोरोना सर उठा रहा है, 100 के करीब लोगों की कैजुअलिटी हुई है। इसकी वजह से ये कुछ ठहरा हुआ है, अदरवाइज़ ये $120-25 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा होता। और अभी 2-3 दिन पहले भी 113-14 तक ये चला गया था, लेकिन जब ये खबरें लॉकडाउन्स की और जब दोबारा एमर्ज हुई हैं, तो ये 100 के अराउंड क्रूड ऑयल और ब्रेंट जो है अराउंड $103-104 के अराउंड चल रहा है। स्टिल इट्स वेरी हाई। मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी रशिया यूक्रेन का मामला हल होगा, बल्कि जब तक ये हल नहीं होगा, ऑयल प्राइसेस हम यहीं पर देख सकते हैं, इसमें इजाफा भी हो सकता है। लिहाजा जो अब मेरी अपील इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ से या जो मुल्क जो पूरी दुनिया पे पावर को शेयर करती हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा ये जंग का सिलसिला जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें। ऑयल फ़ौरन नीचे आएगा, और उसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान को भी रिलीफ मिलेगा और पूरी दुनिया को रिलीफ मिलेगा। ऑयल का तो कंपोनेंट बुनियादी ये है। हमारे मुल्क की अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे रीज़न्स होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न इम्पोर्ट का है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं 4 महीने से आप मेरी प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग देख लें, मुसलसल मैं कह रहा हूँ इम्पोर्ट को कंट्रोल करा जाए, क्योंकि पिछली हुकूमत का बहुत ब्लंडर ये, तकरीबन $10 अरब की सिर्फ गाड़ियाँ इम्पोर्ट करके गए पिछली हुकूमत वाले। ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हमारे मुल्क का मसला ये होता है, जब भी इकोनॉमी एक्सपेंशन पर जाती है, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम डॉलर शॉर्ट हो जाता है, हम IMF के पास जाते हैं, IMF अपनी कंडीशन लगाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर पिछली हुकूमत से हुआ है कि
10 Import अरब को डॉलर कंट्रोल की नहीं कर सिर्फ पाए। गाड़ियां उन्होंने इंपोर्ट की। अब मौजूदा हुकूमत ने कल जाके ये कहा है कि हम 2 महीने के लिए हो सकता है इंपोर्ट बैलेंस कुछ टारगेटेड इंपोर्ट करें और बाकियों पर पाबंदी लगाएं। ये जितनी जल्दी करेंगे, जितना एज सुन एज पॉसिबल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इससे डॉलर को भी कंट्रोल आएगा। अदरवाइज़ हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल है कि जहाँ डॉलर ख़त्म हो गए हैं और उस मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो बहुत चुके हैं। खराब हो गए, राइट। तो फ़ौरन इंपोर्ट को कर्टेल करा जाए, सिर्फ ज़रूरी अशिया तक महदूद करा जाए। फौरी तौर पे एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, जिसमें इंपोर्ट भी कंट्रोल होगी, जिसमें खसारे पे चलने वाले बहुत सारे इदारों को कंट्रोल किया जाएगा राइट। और बहुत सारे फिस्कल फ्रंट पे आने के लिए हमें अपने अखराजात को, क्योंकि सलमान फजूल साहब अभी हमारे अखराजात को पास कम बजट करने का होंगे। एक टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर बजट I see. आएगा तो अगेन क्या हम डेफिसिट की तरफ जाएंगे? आपने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल एक जी हाँ। कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत है। सो अभी आने वाले दिनों में जो मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, क्या पिछली गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज़्यादा थिंकिंग की गई या ओवर थिंकिंग करने के नतीजे ये हुए कि आपने 2018 में भी काफ़ी लेट किया, IMF के पास नहीं गए आपने डिसीजंस काफ़ी पेंडिंग रखे, फिर आपकी पॉलिसीज़ जो है वो आपने सबको एक लॉलीपॉप दिया कि अब आ रहा है। रिफाइनरी पॉलिसीज़ के लिए कितना ज़्यादा हर जुमेरात को जो है वो रिफाइनरी स्क्रिप्ट्स आप देखते थे मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेड करते हुए दिखाई देते, फ्राइडे को फिर वो डिमोरलाइज हो जाते थे। जी हाँ, मेरा ख्याल है दुखती रग पे ना छेड़ें। और पिछली सर हुकूमत डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, अब पॉइंट जी तो है। और मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल करें डिस्कस, लेकिन मेरा तंज उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई और आज उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। सबसे पहले तो सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। बिजली और पेट्रोल के एक मॉडरेट तरीके से उसको पास ऑन करते रहना चाहिए था। तो आज ये नौबत नहीं आती, IMF से फ़ौरन ट्रांचें हमारी इशू कब की हो चुकी होती। तो ये भी मैं समझता हूँ पिछली हुकूमत जो है एक गलत काम करके गई है और इस वक्त जो सूरत हाल सारी उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वो पिछली हुकूमत की आ जाती है। फिर ये है कि तवज्जो जो है तकरीबन 1 साल से मईशत पर इतनी नहीं थी। अदरवाइज़ मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंसी की वजह से भी हमारे इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन में। और फूड इन्फ्लेशन इस वक्त मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। लिहाजा इस पे अगर ये तवज्जो दी जाती तो मैं समझता हूँ इस कदर इन्फ्लेशन नहीं होता और आज ये हालात हमें नहीं देखना पड़ता। तो मौजूदा हुकूमत को यकीनन बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना है, दोनों फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर भी, इकनॉमिक फ्रंट पर भी। और आने वाला बजट एक चैलेंजिंग होगा कि उसको किस तरीके से बैलेंस करा जाए, क्योंकि IMF का मुतालबा ये भी है कि 300 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ बढ़ाए जाएँ, मज़ीद टैक्सेस लगाए जाए, जिसकी गुंजाइश इस मौजूदा सूरत हाल में, इस इकनॉमी में कतई नहीं है। राइट, कतई नहीं है और इसको वाकई डिस्कस करने की और प्रॉपर एड्रेस करने की ज़रूरत है। शम्स साहब, बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अभी देखा ये जाए तो सेंसिटिव के साथ साथ हमें अब जो है वो ICU से भी ज़्यादा एक वेंटिलेटर की ज़रूरत है। नो डाउट इकोनॉमी तो ICU में पिछले दौर से चली आ रही है, 2018 से। तो आप क्यों नहीं देखें हमने तो ऐसे मेजर्स लिए हमारे कि यहाँ ICU से देखिए, हम निकल ही हमारे नहीं यहाँ पाए? प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर सही नहीं था। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है हमारी, वो रियल इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट कर जाती है और वो इतना करती है कि वो असल इकोनॉमी जो आपकी रुइन हो जाती जी। है। आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना दिनों का काम है, कोई ऐसा इन्फ्लेशन नहीं है कि जहाँ पर डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन हो, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जब भी स्टेट बैंक को देखें आप, माजी 2018 से 2019 में जब वो नए गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। हालांकि यहाँ पर जब कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यहाँ पाकिस्तान में कोई 20% से ज्यादा तो क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, बाकी तो सारा गवर्नमेंट के पास होता है। तो वो कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है वहां पर? जब आप उधर आप उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो नए टैक्सेस लगाते हैं ताकि उनको भी तो पे करना है बैंक्स को। तो इस पूरे सिनेरियो में देखा है कि बैंकों का जो बैंकिंग कार्टेल था इतना ज्यादा कमाया है उन्होंने। आप देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में भी कार्टेल कटे हो गए और कहाँ से कहाँ रेट लेके चले गए। फिर आपका जो है करेंसी मार्केट में हैवक क्रिएट करते हैं, वो वोलाटाइल इतना ज्यादा होता है, सीसा एक्सचेंज जैसा आपका बना हुआ है, कभी एकदम 190 और कभी एकदम। तो ये सारे ट्रेंड जो है ये गलत है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का रिजल्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन। दिस इज द ओनली वेपन के पास्ट गवर्नमेंट की, अगर थोड़ा सा, वी आर नॉट गेटिंग के इन के हम क्रिटिक्स की तरफ चले जाएं, लेकिन अगर हम देखा इस बात को कि सिर्फ एक ओनली वेपन इंटरेस्ट रेट था जिसको 13.25 भी किया गया, फिर उसके बाद अग्रेसिवली कम किया गया क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कोविड की सिचुएशन थी और उस वक्त तो बिल्कुल ही हम डाउन साइड पे जा रहे थे। फिर दोबारा 250 बिप्स का इजाफा। तो क्या आप समझते हैं आम आदमी या फिर जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट को पुशअप करने की बात हो रही है, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, पहले तो स्टेट बैंक आपका जैसे कह रही है कि ओनली वन वेपन जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं था। ये
मॉनेटरी पॉलिसी के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे। एक तो एक्सचेंज रेट, उसको आप रुपये को वीक करते जा रहे हो, साथ ही आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते थे। जब आप ड्यूल वेपन को यूज़ करते हो तो फिर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपके यहाँ लोकल जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है और आपका इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली शूट कर जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको सप्लाई चेन में जो इश्यूज़ हैं, जहाँ पर आपकी होर्डिंग होती है, जो चीज़ें आपकी गलत तरीके से लोग आज भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, गंदम का ज़ख़ीरा शुरू हो गया अभी, हालांकि क्रॉप आपकी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट चल रही है, वो 1950, 2000, 2100, 2200, 2300 पे जा गई है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। इकोनॉमिस्ट का जो प्लान होता है वो बहुत अच्छा प्लान होता है। अगर एमबीएज और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कुछ काम करना होता तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। उनकी सिर्फ बैलेंस शीट जो है वही फैंसी हो सकती है, काम जो है वो रियल नहीं होता। आपने अपने इश्यू को हल करने के लिए बहुत बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा। अभी भी जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स यूज करे, गवर्नमेंट अपने जो खर्चा, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल करे और ये फौरन डिसाइड कर ले कि हमने जो है फ्यूल की जो सब्सिडी खत्म करनी है। ये 250-300 अरब रुपए की बन जाएगी एक आपकी जो टोटल आप देखें तो वो आपका बहुत बड़ा बोझ है। ये तो चलिए मैं शम्स साहब आपको यहाँ पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ईटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। शम्स साहब मौजूद हैं, सलमान साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है इकोनॉमिक सूरत हाल पे और ख़ासकर जो कि अभी एक फ्रेजाइल सिचुएशन है उस पर गुफ्तगू हो रही है। सलमान साहब, अब जबकि इंटरेस्ट रेट का टूल जो कि शम्स साहब जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि यही टूल एक यूज़ किया गया और साथ साथ जो है वो ऐसे मेजर्स नहीं लिए गए जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। बातचीत तो ये होती है कि आप उसके मामलात को हल करें, लेकिन ना कि आप जो है वो एक मेस कर दें। आप जब 2018 में जब आपने गवर्नमेंट ली तो उस वक्त आपने बोला बड़े बुरे हालात हैं, IMF के पास भी जाना है, नहीं जाना है, जाना है। फिर उसके बाद आप चले गए, जाने के बाद भी कोई सूरत हाल में बेटरमेंट की तरफ नहीं आया। हम वहीं पे खड़े हैं जहां से शुरू किया था सफ़र। नहीं, इसके साथ साथ या हम कह सकते हैं और पीछे चले गए। जितनी सपोर्ट या सहूलतें मेरे ख्याल है पिछली हुकूमत को मिली, इतनी शायद ही देखने में आई हूँ किसी और को मिली हूँ। और मिस मैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी और लैक ऑफ गुड गवर्नेंस जो है वो प्रिवेल कर गया और इकनॉमी जो है वो हाथ से स्लिप हो गई और जिसका खमियाजा जो है हम भुगत रहे हैं। और गलत फैसले बहुत सारे हुए। सियासत अपनी, मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें होना चाहिए कि उस सियासत को बिज़नेस से हमें इकनॉमी से हमेशा दूर रखना चाहिए। आप अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए बिज़नेस के उसूलों के ख़िलाफ़ जाएंगे तो यही सूरत हाल होगी जो अब हमें नज़र आ रही है। मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनन इन्हें फेस करना होगा। आई होप कि इंशाल्लाह ये IMF को कायल कर लेते हैं तो ये पहली सीढ़ी होगी, थोड़ा सा अगर पॉजिटिव साइड पर हम देखते हैं, और उसके बाद लगातार अच्छी खबरें आएंगी, अच्छे पैकेजेस आएंगे
और इंशाल्लाह मार्केट जो है वो संभल जाएगी। लेकिन उसके लिए किस IMF टाइप का- की प्लानिंग रिक्वायर्ड है? आप समझते हैं कि अभी बजट भी आ रहा है, बजट के अंदर कुछ ऐसे मेजर्स दिए जाएं, टारगेटेड सब्सिडी वो एक अनदर थिंग है, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल एमरजेंसी जैसे मैंने जिक्र करा है दबे अल्फाजों में, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें इंपोर्ट कर्टेल पहले नंबर पर होगी। हर गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम की इंपोर्ट फौरी तौर पे बंद कर देनी चाहिए। 6 महीने पहले करना चाहिए थी पिछली हुकूमत को, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा और ये प्रॉब्लम अभी मौजूदा हुकूमत को भी फेस करना पड़ रही है। उसके बाद बहुत से ऐसे इदारे हैं जो खसारे में, उन्हें फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए रोका जाए, बंद करा जाए और तमाम फालतू अखराजात को ख़त्म करा जाए और प्राइवेट मीडिया चैनल पे पाबंदियाँ लगाई जाएं जो आके नेगेटिविटी ज़्यादा फैला देते हैं, अनसर्टेनिटी अच्छी मार्केट भी खराब हो जाती है उसकी वजह से। मार्केट देखें, मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, नॉट ओनली मार्केट। राइट नाउ एवरी बिजनेसमैन, एवरी इन्वेस्टर वो शैकी है। हाँ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त शायद देखा जाए तो कई सालों के लोएस्ट लेवल पर इस वक्त आ चुका है। कॉन्फिडेंस में कमी वाक़ई हुई है। ये सारी एक मार्केट तो एक बैरोमीटर का किरदार अदा करती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मौजूदा हुकूमत को पहली फुर्सत में सारा फोकस इकनॉमी पे कर देना चाहिए। दूसरी, ये जो एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स फैलाए जाते हैं, सियासी जमातों को चाहिए खुदारा इस वक्त झगड़े ना करें। इसका नुकसान सारे गरीब आवाम को और इन्वेस्टर को, पाकिस्तान को हो रहा है। बराह रास्त उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो टेलीविज़न पे आके उल्टे सीधे बयानात, नेगेटिविटी, एग्रेशन से भरपूर बयानात, तकरीरें जोशीली और कर जाते हैं और हमारे इदारों के खिलाफ कर जाते हैं। एशियन अफसोस का वैसे भी मकाम है। थोड़े से ज्यादा ओवर एक्साइटेड हम ज़्यादा हैं एशियन में, हमारा खित्ता जो है ज़्यादा है और जी। उस खित्ते में हम ज़्यादा हैं। इदारों के खिलाफ, जो कौमी इदारे हैं ख़ास तौर पर उनके Right. खिलाफ जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, अफसोस का मकाम है। उसका इम्पैक्ट बराह रास्त इकनॉमी क्यों पे पड़ आउट रहा है। स्पोकन बनाया जा रहा है लोगों को? ये भी एक सवाल है सलमान साहब। हमारे फिर प्रोग्राम की इकोनॉमी से थोड़ा सा हटके हम चले जाएंगे, हाँ, लेकिन हाँ। आपने नहीं देखा थोड़ा सा फिल्ड, थोड़ा सा आउट प्राइवेट मीडिया चैनल को कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां से ये मैसेज कन्वे होता है। वो देखें, उनकी रैंकिंग ही उस वक्त बढ़ती है जब लोग पैनिक होकर देखते हैं। उस चैनल को देखा जाता है जिसपे नेगेटिविटी तो आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? क्योंकि हम बात सोचना करते हैं कि उनको राइट डायरेक्शन दें। ये सोचना चाहिए प्राइवेट मीडिया चैनल्स को कि ठीक है, उनकी रेटिंग होती है, उनका आमदनी में इजाफा हो रहा है, वो नेगेटिविटी स्प्रेड फैलाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ दबा के कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती सिवाय नेगेटिव, और एक ही कंटेंट होता है एक चैनल उनका से कारोबार लेकर। चलाना है। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो एक माइंड सेट हमारा कर रहा है, वो प्राइवेट मीडिया चैनल कर रहा है। पॉइंट टेकन। शम्स साहब, प्राइवेट मीडिया एक माइंड सेट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो नीड है वो है हमारी लोकल प्रोडक्ट्स। जो एक चीज़ जिसको हम मिस कर रहे हैं वो है हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को एग्जैजरेट करना, उनको इम्प्रूव करना और इम्पोर्ट को कर्टेल करना, जैसे कि आपने कहा। तो क्या इस इन्वायरमेंट में ये मुमकिन है कि हम अपनी लोकल डिमांड को लोकल प्रोडक्ट्स के ज़रिए फुलफिल कर सकें? देखिए, बहुत बड़ा एक बात है कि आप अपनी इकॉनमी को, अगर आप पाकिस्तानियों का ये जहन चेंज कर दें, मेड इन पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे ज़ुबान के ऊपर भी हमारे असल में पाकिस्तानी नेशन जो है ना, इसको कॉम्प्लेक्सेस में रखा गया है। एजुकेशन के भी 2 स्टैंडर्ड रखे हैं। कोई कैमरे सिस्टम में पढ़ रहा है, कोई पीले स्कूल में पढ़ रहा है। एक को उर्दू बहुत अच्छी आती है, एक को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो दोनों का प्रॉब्लम ऐसी है कि वो दोनों एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में चल रहा है। हमें अपने मुल्क में छोटे छोटे हाइपर क्लिप्स बना के, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर अगर आप पॉजिटिविटी दिखाएं उसके ऊपर और दिखाएं कि मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें खरीदो। आज बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो अपने लेबल लगा रही हैं, हमारी प्रोडक्ट को पैक करके बेच रही हैं, हमारे कपड़े, हमारे गारमेंट्स को देते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें दुनिया में रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इनको प्रमोट करना होगा। आपने जो इंपोर्ट्स का बिल बढ़ाया हुआ, उसमें अननेसेसरी चीज़ें जो आपके पास ज़रूरत नहीं है, जिसकी जो यहाँ बन भी रही हैं और फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में आ रही हैं, उसके ऊपर आपको कंट्रोल ड्यूटीज़ बढ़ा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास मिसाल स्टेट बैंक की पिछले दिनों की जो 2018-19 के बाद उन्होंने जो किया था कि एक तो उन्होंने टाइटनिंग की थी कि आपकी एलसीज के मार्जिन बढ़ाए, और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट ने आरडीज भी लगाई थी। तो वो करना ज़रूरी है। फ्यूल प्राइस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर प्राइस चेंज करो। डेली एक्सचेंज रेट आपका चेंज होता है, डेली आपकी ऑयल की प्राइसेस चेंज होती है। ये जो 15 दिन का आप पेट्रोल बम बनाते हो ना, जिसको मीडिया, प्राइवेट मीडिया चैनल में तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि पेट्रोल बम मार दिया, वो 15 दिन के बाद जो एक्यूमुलेट हो जाता है इतना बड़ा अमाउंट, उसको अगर आप डेली बेसिस पे चेंज करेंगे तो वो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये में आएगा। वो आपको, मुझे महसूस नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी गाड़ियाँ और छोटे मोटर बाइक्स ये सब यूज़ कर रही हैं, और मोटर बाइक वाला भी आज उसकी
उसकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स उसमें नेट में आना चाहिए उसको। तो आप ये कह के जी गरीब आदमी को, मोटरसाइकिल वाले को सस्ती पेट्रोल देना चाहिए, वो भी गलत है। आपको डीजल पे रखना है, डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, डीजल आपका जो वहाँ पर फार्म लेवल पे, इन 2 जगह पे जहाँ पे हेवी ट्रैफिक ट्रैफिक में, हाँ। और ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको आप कंट्रोल करें। बाकी जो गाड़ियां, अगर लैंड क्रूजर कोई पजारो चला रहा है डीजल पे, तो उसको तो पे करना चाहिए एक्चुअल प्राइस। राइट, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अब कमोडिटी की बात हो रही है, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। कमोडिटीज और फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,34,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,15,230 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स $1,852.96, ऑयल WTI पर बैरल 103.3। इट मीन्स कि यहाँ पे एक चेंज WTI में भी दिखाई दे रहा है। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 105.9। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वॉज 200 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 236 रुपीज, सेलिंग वॉज 239, यूएस डॉलर बाइंग रही 189 रुपीज, सेलिंग वॉज 191.5, चाइनीज यान बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 49.5, सेलिंग वॉज 50.1, यूएई दिरहम बाइंग एट 50.5, सेलिंग वॉज 51 रुपीज, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वॉज 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम ये देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस में डेली फ्लक्चुएशन भी विटनेस की जा रही है। जैसे कि शम्स साहब का कहना है कि अगर डेली बेसिस पे डॉलर रेट की तरह ऑयल प्राइसेस को फ्री फ्लोट छोड़ दिया जाए तो ये भी एक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सोल्यूशन यही है तो फिर यहाँ तो इनकम भी ऐसे ही होनी चाहिए। ये ज़रा पूछते हैं हम प्लीज़। देखिए, इस वक्त अगर आप सैलरीड तबका जिसके ऊपर आप ये टैक्स IMF बढ़ाने की बात कर रहे हो, 30% की खबर भी आ गई है, उनको जो हाई इनकम में है 1 लाख से ऊपर पे, उनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन जो 1 लाख से नीचे के हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो आपकी जो डेली प्राइसेस का जो मैकेनिज्म बनेगा पेट्रोल का, उसका इम्पैक्ट उन लोगों पे नहीं आएगा, वो मामूली होगा और डेली चलता जाएगा। डेली ऊपर के आपके बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी खासी है। तो अब आपके ये जो ट्रेंड बना है ना, जो ऑयल की प्राइसेस, जैसे आप बात कर रहे थे कि जी यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए तो ये सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस पर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट रहे हैं। आपका जो है ये पूरा 2022 में जो है 110-115 का रेंज आपका रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। इन्फ्लेशन जो आपका दुनिया में आया हुआ है कमोडिटीज़ की प्राइसेस का, वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो 2023-24 तक चलेगा। क्योंकि आपने जो देखा है कि जो 30% का जो सप्लाई देता था रशिया और यूक्रेन वीट की, वो एक साइड मार्केट से निकल गई। इसी तरह से 70% वो ऑयल की जो सनफ्लावर की एक्सपोर्ट करते थे उसका 70% शेयर था, वो निकल गया मार्केट से। तो आगे जो वॉर के दौरान जो उनकी जो प्लांटेशन होनी थी या हार्वेस्ट होनी थी, वो तो ख़त्म हो गई है। तो आपका इन्फ्लेशन दूर होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। यहाँ पर जो अगर आप ऑयल जो है, आपका जो एडिबल ऑयल है, वो इंपोर्ट करते हो, बाकी खाने की चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर पैदा होती हैं, उसकी प्राइस बढ़ गई। राइस की मैं एग्जांपल दूंगा कि 8.2 मिलियन टन रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई हुई है। लेकिन आज राइस बासमती चावल आप खाने जाए लेते हैं तो वो 225 और 250 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह से उसका ब्रोकन 160 मिल रहा है। तो ये मार्केट में करेक्शन करना हुकूमत का काम होता है कि वो होल्डर्स को फ्री हैंड नहीं दे, वो सही करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा मामला सही हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे मिडिल मैन का किरदार भी मैटर करता है। सलमान साहब क्या कहेंगे? थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी, जबकि हालात थोड़ा सा निकल रहे हैं। आप समझते हैं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आपने इंडिकेट किया है, तो वो इमरजेंसी जब लगती है तो क्या क्या मेजर रिक्वायर्ड होंगे? आप समझते हैं कि ये जैसे ये होर्डिंग वाली एक मामला है वो भी एड्रेस हो जाएगा? देखिए, बैड गवर्नेंस में ये चीज़ें आती हैं और वो पिछली हुकूमत में पूरे 3 साल में वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। गंदम की कीमतें मुझे अच्छी तरह याद हैं कि गंदम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये खबरें आई थी कि बाय द एंड ऑफ ईयर गंदम की शॉर्टेज हो सकती है। और ये चल रहा था कोई अप्रैल का महीना, और अप्रैल से ही गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। तो ये बैड गवर्नेंस थी, उसको कंट्रोल करना चाहिए था। दूसरे ममालिक में अगर किसी भी चीज़ की कीमत में या इन्फ्लेशन में मामूली सा भी फ़र्क होता है तो वहाँ की हुकूमतें फ़ौरन एक्टिव हो जाती हैं, फ़ौरन फोकस करती हैं कि आया ये हो कैसे रहा है, किसकी वजह से हुआ, किस तरह हुआ, एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है। कितने ममालिक की मैं मिसाल दे सकता हूँ जहाँ पे कमोडिटीज़ आज से 5-5, 8-8 साल पहले, अब जाके थोड़ी जब पूरी दुनिया में महंगाई हुई है तो बढ़ी है, अदरवाइज़ वो वहीं पर ही मेंटेन थी क्योंकि उनकी गवर्नेंस, उन पर कंट्रोल होता था, उनके
प्लानिंग होती थी कि हाँ जी ये इस सीज़न में, आने वाले सीज़न में बारिशें कम हो सकती हैं या सर्दी पड़ेगी तो ये चीज़ कम हो जाएगी, उसको पहले से इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके ऑर्डर्स ले लेते हैं। ये सारी प्लानिंग, ये सारी गवर्नेंस में आता है। इस पर बहुत ज़बरदस्त हमें लैकिंग नज़र आई है, पिछली हुकूमत की कतई नाअहलियत नज़र आई है, गैर जिम्मेदारी नज़र आई है। और अगर ये मैं समझता हूँ ये अभी जो महंगाई हुई है, अगर इस कंट्रोल ये करके चलते तो इस कदर बुरी नौबत नहीं आती। राइट, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज के दिन हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक ऑयल प्राइस है उसके ऊपर एम्फेसिस देना ज़रूरी होगा। शम्स साहब, ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या तमाम चीज़ों के प्रोडक्ट्स जो कि एक इन्फ्लेशनरी नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, पॉलिसी रेट को पुश कर रहे हैं, या जो मसाइल पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब एड्रेस साथ ही हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता है, क्रूड की प्राइसेस कम हो जाती है इंटरनेशनली, एलएनजी सस्ती हो जाती है, तो फिर तो आपके इन्फ्लेशन जो है कई हद तक बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि फार्म में बहुत ज़्यादा जितने ममालिक में देखें जहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, डीजल ज़्यादा यूज़ होता है, और डीजल इस वक्त रिकॉर्ड हाई पे हो गया है। यूएसए में $6.5 का गैलन डीजल की प्राइस हो गई है, ऑल टाइम हाई हो। तो आप अगर ये हो जाता है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए और ये प्राइसेस नीचे आए। लेकिन जो हालात मार्केट के जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये 115 से क्या किसी और कंट्री में भी ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से, जो आपने अभी एग्जांपल दिया हमें? देखिए, हमारे पड़ोस में जो इंडिया में डेली प्राइसेस चेंज होती है। ओएमसीज जो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, वो रात को उनको एक फार्मूला दिया हुआ, उसके ऊपर प्राइस चेंज करते हैं। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर भी पाकिस्तान में ओएमसीज काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ आपको एक और पता है कि हैरत की बात यह है कि हम क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रिफाइंड ज़्यादा मंगा रहे हैं। क्रूड अगर रिफाइनरीज की पॉलिसी अच्छी लगा दें, और उसके बाद आपकी बहुत बड़ी इंपोर्ट जो प्लास्टिक के दाने की और ये जो एलपीजी की आती है, ये सब बाय प्रोडक्ट होती है उसके अंदर रिफाइनरी की, तो वो आपको सब सस्ता मिल सकेगा, आपकी इंपोर्ट का बिल बचेगा उसके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या वजह है कि पिछली दौर में जो है पॉलिसी बनाई गई, लेकिन साहब को जिन्होंने पढ़नी थी उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। वो जब तक आप लाएंगे, अभी खबरें आई हैं, अभी जो रिसेंट जो विजिट आया है प्राइम मिनिस्टर का, कि उसमें सऊदीज जो है वो 2 रिफाइनरी लेकर आ रहे हैं, उसको फॉलोअप करना चाहिए। वो आए यहाँ पर तो आपके पास रिफाइनरी शॉर्टेज है। आपने देखा पिछले दिनों में जब प्राइस फ्यूल की बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे चली गई थी, हमने उस वक्त भी इंपोर्ट बंद की हुई थी, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पास स्टोरेज नहीं है। आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी है, जो 15-20 दिन का उसको एटलीस्ट 2 महीने की स्टोरेज के ऊपर लेके जाएं। और ये कंपनीज जो इन्वॉल्व है उनको भी कहे, गवर्नमेंट भी खुद देखे। जब तक आपकी स्टोरेज बेहतर नहीं होगी तो आप जो मौका, जो प्राइसेस नीचे आती हैं, वो कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आपको पॉलिसी सही करनी है। और बैड गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये भी होती है कि जब हुकूमत कारोबार करने लगती है, हुकूमत का काम करना, कारोबार करना काम नहीं है, वो अपने बाकी मामला देखें और ये बिजनेस सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर उसको करने दें, उसके ऊपर नज़र रखें, रेगुलेट करें उसको, और उसके ऊपर भी सिर्फ वो पॉलिसी के जरिए रेगुलेट करें कि कहीं वो नाजायज फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। ये आपका काम है। राइट, वेल, थैंक यू सो मच शम्स साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आप। हमें अपने लिए पहले से काम करके रखने की ज़रूरत है, यानी कि जब नहीं कि जब आप बारिश हो रही हो तो आप अपना जो है वो बंद बांधना शुरू कर दें। हमें पहले से ये बंद, या स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे शम्स साहब ने इंडिकेट किया कि हमें स्टोरेज के लिए अभी से सिर्फ 15-20 दिन, 2 महीने के लिए कम से कम स्टोरेज होनी चाहिए, जिसमें तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइस कम हो तो हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।